बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 3 तक हमारी डिस्कशन हो चुकी थी। आज डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हवाले से। जो डाटा गिवन है उसमें हमारे पास FL is a manufacturer of product Z and has annual operational capacity of 82,500 machine hours. FL uses absorption costing. अच्छा, जिस तरह से अब ये क्वेश्चन करते हुए मैंने ये जस्ट अंडरलाइन कर लिया है ना, एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे ही फर्स्ट टाइम रीड करोगे, इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें हो ना, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद कहता है बिलो इज द समरी ऑफ एफएल्स प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st अगस्त 2019 एंड 31st अगस्त 2020। और अगर आप लोग यहां पर देखें, उसने दो किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बना के दे दी, करंट ईयर एंड कंपैरेटिव ईयर। अब सबसे पहले उसने हमें बताया सेल्स के बारे में, नंबर ऑफ यूनिट्स भी हमें बता रहा है कि मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए हैं, और साथ में हमें टोटल रेवेन्यू की वैल्यू भी बता रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दोनों में नंबर ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, वो आ गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। फिर हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है हमारे पास, तो लाजमी बात है उसने फिक्स कॉस्ट को इसका एलिमेंट बनाया हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट में भी उसकी फिक्स कॉस्ट होगी, क्लोजिंग स्टॉक में भी उसकी फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होगा, और ओपनिंग में भी प्रीवियस ईयर की फिक्स्ड कॉस्ट शामिल होगी। ऑलराइट, फिर क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आया, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन ओवरहेड, वो उसने हमें बता दिए। फिर कहते हैं सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 एंड 20। इंफॉर्मेशन क्या गिवन, कहते हैं इन बोथ ईयर्स द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड मशीन यूसेज पर यूनिट आर 6 आवर्स। एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड वो हमारे पास कितने हैं, 6 आवर्स। क्या चीज, पर यूनिट, क्या मशीन यूज है। जबकि ऊपर अगर बात करें ना, तो उसने आपको कह दिया था कि भाई हमारी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो कितनी है, 82,500 मशीन आवर्स। फिर आपको उसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि भाई पर यूनिट 6 मशीन आवर्स यूटिलाइज होते हैं, और जो हमारा स्टैंडर्ड है हमारा एक्चुअल भी उसके मुताबिक चलता है। मतलब मैं अगर आप लोगों से ये कहूं ना कि भाई 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 18 मिनट्स है, और आप भी 18 मिनट में ही सॉल्व कर देते हैं, तो आपका एक्चुअल आपके स्टैंडर्ड के इक्वल है। चेंज उस टाइम आएगा जब आप 18 से पहले सॉल्व कर लो या 18 के बाद सॉल्व कर लो, चेंज उस टाइम पर आएगा। और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ लेंगे। अभी के लिए देखें, however the standard machine usage, और हमारी जो नॉर्मल वैसे कैपेसिटी थी ना वो 82,500 थी, लेकिन हम इतनी को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। हम कितने यूटिलाइज कर रहे हैं, 80% एंड 82% ऑफ द ऑपरेशनल कैपेसिटी इन 2019 एंड 2020। तो 2019 के अंदर हम लोगों ने कितने मशीन आवर्स यूज किए होंगे, 82,500 का 80%, विच इज इक्वल टू क्या, 66 ट्रिपल जीरो 66 एंड 82,500 का 82%, 67,650। ये मशीन आवर्स हम लोगों ने 2019 एंड 20, और ये हमारे क्या हैं, स्टैंडर्ड मशीन आवर्स। ऑल राइट, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ रुपीज
700 per machine or was applied in 2019। अब इसके लिए तो उसने बता दिया कि 2019 में हमारे जो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट था वो 700 का था, जबकि एफएल रिवाइज इट्स फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ prior years actual fixed overhead expenditures। जो पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर होते हैं ना, उनको बेस बनाकर नेक्स्ट ईयर के ओएआर की कैलकुलेशन की जाती है, जबकि 2019 में हम लोगों ने 700 के मुताबिक ये कैलकुलेशंस की थी। अब सबसे पहली बात क्या कि भाई आपने ये देखना है कि उसके 2019 के एक्चुअल ओवरहेड हैं कितने। एक्चुअल ओवरहेड का पता चलेगा तभी तो 2020 का ओएआर मैं कैलकुलेट कर सकूंगा। अब इसका पता हमें कैसे चलेगा? अब देखिए भाई, ये थी उसकी नॉर्मल कैपेसिटी 82,500 और उसने यूटिलाइज किया इसका 80%, विच इज इक्वल टू 66,000। तो उसने बेस 66,000 को नहीं बनाया होगा, और जो ओ ए आर वो कैलकुलेट कर रहा है 700 पर यूनिट नहीं है, पर मशीन और है। तो आपके मुताबिक उसके मशीन और कितने बन रहे हैं? 66,000। जो उसने बजटेड अपने मशीन और लिए होंगे वो 66,000 लिए होंगे, तब जाके उसके पास 700 का ओ ए आर आया होगा। तो हमें ये नहीं पता कि उसके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं। x divided by 66,000 then budgeted fixed overhead for the year 2019 or 462 4,620,000। All right, क्या 46.2 मिलियन? तो इसको इसी तरह बोल दिया करो ना, 46.2 मिलियन। ये आ गए। ओके, ये बात क्लियर हो गई। ये 66 क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो उसने प्रोडक्शन कितनी की। अब इन एक्चुअल उसने मशीन और यूज कितने किए होंगे। तो इसके लिए क्या कहा गया था कि पर यूनिट आपको 6 मशीन आवर्स यूटिलाइज करने हैं। तो 11,500 मल्टीप्लाइड बाय 6, उसके टोटल मशीन आवर्स कितने लगे होंगे? 11,500 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 69,000। इन एक्चुअल जो उसने मशीन आवर्स यूटिलाइज किए वो 69,000, जबकि एस्टिमेटेड कितने थे? 66,000। ये हमारे पास एस्टिमेटेड थे। ऑलराइट, अच्छा अब देखें यहां पर मल्टीप्लाइड बाय ओआर, तो उसने अप्लाइड ओवरहेड कितने किए होंगे? अप्लाइड ओवरहेड की वैल्यू क्या आई होगी जी? 0.3 मिलियन। ये बात क्लियर हो गई। 48.3 मिलियन उसने एक्चुअली जाकर ओवरहेड एब्जॉर्ब। ऑलराइट, अच्छा अब देखें हमारे पास इस स्टेटमेंट के मुताबिक उसने क्या कहा? अंडर और ओवर अप्लाइड, तो पॉजिटिव में है तो ओवर अप्लाइड 650, तो 650 ओवर अप्लाइड है। तो उसने ना इसमें से वो 650 माइनस किया, तो उसके पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने बन गए? मतलब जितने हमारे पास, देखिए भाई ये थे बजटेड, ओ ए आर आता है बजटेड के मुताबिक,
जबकि आपके पास जो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन आती है ना, वो बजटेड के मुताबिक नहीं आती, वो एक्चुअल के मुताबिक आती है। अब बजटेड यूज होगा टू कैलकुलेट OAR, OAR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल अप्लाइड ओवरहेड। अब मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअल कितने हैं, तो अब मैंने क्या देखना है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होती है हमारे पास, एक्चुअल ओवरहेड और अप्लाइड ओवरहेड का डिफरेंस, एक्चुअल ओवरहेड और अप्लाइड ओवरहेड का डिफरेंस। अगर एक्चुअल ना गिवन हो तो हम लोग बजटेड को ही एक्चुअल कंसीडर कर रहे होते हैं। अगर एक्चुअल ना गिवन हो तो हम बजटेड को ही एक्चुअल कंसीडर करते हैं। बात क्लियर? तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेता, मेरे पास ओवर अप्लाइड आ जाता, लेकिन मेरे एक्चुअल मेरे बजटेड के इक्वल नहीं थे। अब अगर आप इन दोनों का जरा डिफरेंस देखें, ओवर अप्लाइड आपके पास कितना आ रहा है, 337 21 21 2.1 मिलियन। ओके, 2.1 मिलियन, जबकि इन एक्चुअल इसने ओवर अप्लाइड बताए कितने, तो मतलब मेरे जो एक्चुअल हैं मेरे बजटेड के इक्वल नहीं है। तो अब जब मैंने ये है अप्लाइड, इसमें 650,000 के ओवरहेड ओवर अप्लाइड हैं, तो इसमें से मैं लेस करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा एक्चुअल पर। ये बात समझ आई है? ओके हो गई सब बच्चों को ये बात? क्या सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि भाई हम लोग 31 अगस्त 2019 में मशीन और बजटेड ले कितने रहे हैं, तो बजटेड हमारे मशीन और से 66,000, हमारा OAR आया 700 का ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड मशीन आर। तो इसकी मदद से मैं जाकर अपने बजटेड ओवरहेड कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन अभी के लिए मुझे इसकी जरूरत है सच नहीं थी। मैंने देखा 700 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने इन एक्चुअल मशीन और यूज कैसे कितने किए उसका पता कैसे चलेगा, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड 11500 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 6 मशीन और पर यूनिट, टोटल मशीन और मैं यूटिलाइज कर रहा हूं 69,000 मल्टीप्लाइड बाय 700, तो मेरे अप्लाइड ओवरहेड आ गए 48,300 विच आर ओवर एब्सॉर्ब्ड बाय 650,000। तो इसमें से 650,000 लेस कर दूं तो मैं पहुंच जाऊंगा अपने एक्चुअल ओवरहेड। तो 2019 के एक्चुअल ओवरहेड कितने होंगे, 47,650,000। अब उसने कहा कि जब 2020 में जाएंगे ना, तो उसके लिए जो आपके बजटेड मतलब जो OAR कैलकुलेट करना होगा ना, वो प्रीवियस ईयर के एक्चुअल ओवरहेड होंगे। मेरी बात समझ आई है क्या? 2020 के लिए जो OAR कैलकुलेट करना है, उसके लिए जो आपने ओवरहेड लेने हैं वो 2019 के एक्चुअल होंगे। फाइंड करने लिए एक्चुअल, इसको डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल मशीन और बजटेड मशीन और कितने हैं, उसने कहा 82% आएगा। 67,650 47,650,000 डिवाइडेड बाय 67,650। तो OAR फॉर द ईयर 2020 70, किसी को एतराज, 704 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन ओवरहेड यूनिट्स प्रोड्यूस कितने, 10, एक मिनट, 10,450 ये यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि वो यार पर मशीन और है ना, पर यूनिट नहीं है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6। अब जरा ये देखिएगा हम कितने नंबर ऑफ ऑर्स यूटिलाइज कर रहे हैं इन 2020, 6,
700, हम इतने यूटिलाइज कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 704, 441, ये है अप्लाइड ओवरहेड। क्या? अच्छा, इन अप्लाइड ओवरहेड में 400 का अंडर अप्लाइड है, तो अंडर अप्लाइड है तो 400 इनमें ऐड हो जाएगा, तो एक्चुअल कितने आ जाएंगे हमारे पास? 44540, ये एक्चुअल ओवरहेड फॉर द ईयर 2020। ओके, और आपको ओ ए आर भी मिल गए 2019 के लिए 700 एंड 2020 के लिए एफ ओ ए आर का रेट डिफरेंट है ईच ईयर। तो आप लोग एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं कर सकते। ओके, अब आप लोग जो रिकॉन्सिलिएशन अगर करनी होगी ना, वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशंस के दरमियान डिफरेंस वहां से जाके करो। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई और आपको ये वाली वर्किंग समझ आ गई होगी। वर्किंग नंबर 1, बजटेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर द ईयर 31 अगस्त 2020 इज कैल। चले हम नीचे इसके सोल्यूशन को नहीं देखते। मैंने आपसे कहा कि ये आपने आदत बना लेनी है कि सोल्यूशन में बिल्कुल एंड पे जाके देखूंगा। मैं खुद से यहां पर आया, एग्जाम्पल नंबर कौन सी सॉल्व कर रहा हूं मैं? ठीक है, जब तक खुद में नहीं कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने 1000 मरतबा आपसे कहा कि भाई स्टार्ट में गलतियां होंगी, करो गलतियां, लेकिन उन्हीं में ही तो परफेक्शन लेकर आनी है। अब देखो, जब यहां पर आएंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग से मैंने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे बताएं क्या मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स में कोई फर्क होगा? नहीं। किस चीज में फर्क होगा? जस्ट वैल्यूएशन। ऑलराइट, लेकिन क्या मेरी सेल्स की वैल्यू में कोई डिफरेंस होगा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, मेरे ओपनिंग स्टॉक में डिफरेंस आएगा, मेरे क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आएगा, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आएगा। और ओ यार मेरे पास है नहीं, कैसा है ना। अच्छा, अब मैंने वर्किंग करनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। समझो कि मैंने ऊपर सारी स्टेटमेंट लिख दी फॉर द ईयर 2019 एंड 20। सिर्फ 20 का कर दें? वैसे 19 का भी हो सकता है, 19 का भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखो, सबसे पहली चीज क्या आएगी हमारे पास? सेल्स। देखिए भाई, यहां पर तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि दोनों में सेल्स की वैल्यूज पर यूनिट सेम है या डिफरेंट है, जानने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिंपली जाके अपनी सेल्स इसी तरह से रिकॉर्ड कर दूंगा, 155,149,250। गॉट इट? और ये वैल्यू आ जाएगी। अब 2020 का कर दें सिर्फ 9950, अगर आपने यूनिट्स वगैरह लिखने हो तो। और यहां पर वैल्यू आ गई 149, ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000। चलें, यूनिट्स एंड रुपीज इन 1000। अच्छा, इसके बाद जब आएंगे, हम कौन सी कॉस्टिंग करने जा रहे हैं? मार्जिनल। मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा भाई, आप चाहो तो आप ओपनिंग स्टॉक पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर आके अपने पास लिख लो ओपनिंग स्टॉक
विच इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ यूनिट्स के हवाले से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, 35। अच्छा अब यहां पे थोड़ा सा सोचना है कि भाई इस 3500, ये कहां से आया होगा 3500? पिछले साल की यहां से आया होगा। और अगर आप लोग गौर करें तो 2019 में मेरे पास FOH पर मशीन और कितना आ रहा था, लेकिन पर मशीन और, ये बात जरूर याद रखनी थी, अक्सर बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। ऑलराइट, तो इसमें फिक्स्ड पोर्शन भी तो शामिल होगा। अच्छा, इसको डिफरेंट वे में कैलकुलेट किया जा सकता था। कैसे? एक तो ये कि आप यहां से जरा फाइंड करें 31,000 डिवाइडेड बाय 3500। 31,000 डिवाइडेड बाय 3500, वैल्यू क्या आ रही है? 8, 8.8 समथिंग, और ये ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000 है। ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000 है, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 8857। ये एग्जैक्टली यही वैल्यू आ रही है। अच्छा, ये है पर यूनिट कॉस्ट। ओके, लेकिन इसमें फिक्स्ड पोर्शन भी शामिल है। अच्छा, फिक्स्ड पोर्शन 700 शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक यूनिट बनाने पे 6 मशीन और हैं, और ये 700 पर मशीन और है। तो एक यूनिट बनाने पर कितना FOH का पोर्शन शामिल होगा इसमें? 44। तो 4200 अगर मैं इसमें से लेस कर दूं तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 46 मल्टीप्लाइड बाय 3500। 16299.5। ओके ओके बात। अच्छा, अच्छा अब देखो, इसको यूं भी तो कैलकुलेट किया जा सकता था कि आप 3500 की टोटल कॉस्ट देखें। प्रीवियस ईयर हम इसकी टोटल कॉस्ट कितनी ले रहे हैं? 31,000। आप 31,000 ले लें और इसमें से माइनस कर दें 700 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3500। ये इसमें से लेस कर दें, फिक्स्ड पोर्शन वो इसमें से लेस कर दें, देखें क्या वैल्यू आ रही है। क्या सेम नहीं है ये वाली वैल्यू? ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब यहां पर आप लोग ये टोटल अमाउंट लिखोगे ना, 31 मिलियन, मिलियन 31 मिलियन ही था ना? हाँ, 31 मिलियन माइनस 700 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3500। आपको कैलकुलेशन की समझ आ गई? दो मेथड से कैलकुलेशन के। एक मेथड ये देखो भाई, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक अगर मेरे पास, एक बार फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास अगर इन्वेंट्री की वैल्यू 31,000 है तो इसमें वेरिएबल पोर्शन भी शामिल है और इसमें फिक्स्ड पोर्शन भी शामिल है। तो मैंने इस टोटल कॉस्ट को यहां से लिया 31 मिलियन, इसमें से जो फिक्स्ड पोर्शन है ना वो माइनस कर दिया। और फिक्स्ड पोर्शन कैसे आया? अब ये थी ना ओपनिंग इन्वेंट्री, तो इस पे जो OAR अप्लाई होगा ना वो पिछले साल का अप्लाई हुआ होगा, उस पर करंट ईयर का OAR नहीं अप्लाई होना। अच्छा, इसी वजह, यही वजह थी कि 2019 को हम सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री का हमें पता नहीं था कि उस पे OAR कितना कैलकुलेट किया गया था। अच्छा, जैसे इस पे पता चला कि 700 OAR है, लेकिन वो OAR पर यूनिट नहीं है, पर मशीन और है। और एक मशीन और पे कितने यूनिट, कितने, एक यूनिट पर कितने मशीन और लग रहे हैं? 6।
तो 700 इंटू 6, ये 4200 पर यूनिट बन जाता है। और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? 3500 मल्टीप्लाइड बाय 3500, ये फिक्स्ड कॉस्ट बन गई है उसकी, जो टोटल कॉस्ट में से मैंने माइनस की। तो मेरे पास 16,000, इसको मैं 300 ना कर दूं राउंड ऑफ करके, तो वो मुझे क्यों बताया था 299.5? 300, ये मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। बात समझ आ गई सब बच्चों? अच्छा, अब आते हैं प्रोडक्शन की तरफ। यूनिट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्शन का टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 10,450, 10,000, लेकिन कॉस्ट ये वाली नहीं आनी 9405। अच्छा, इसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। क्या भला? टोटल कॉस्ट 94,050 टोटल लिख लें, माइनस, अब इसमें से ना एफ एच माइनस करनी है, मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन था ना वो माइनस करना है। लेकिन ये प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर है, तो यहां पे 700 नहीं आएगा, यहाँ पे 704 आएगा। जो करंट ईयर का ओएआर था वो आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी तो करंट ईयर की है। ओपनिंग पे प्रीवियस, क्योंकि वो उसका ताल्लुक 2019 से था। और जो प्रोडक्शन है वो ड्यूरिंग द पीरियड है, उस पे जो हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज किए होंगे वो 704 के मुताबिक। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 704 मल्टीप्लाइड बाय 10,450, द वैल्यू इज 49909 200, मतलब 0.2। हाँ, वैसे अगर इतना भी लिख रहे हैं तो चलें, कोई बात नहीं था। अदरवाइज ये लो यार, किस रोले में पड़े हो गए। हूँ आराम है। अब ओके है। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, अब इसमें से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा भाई? फाइंड करने के काफी सारे मेथड्स थे क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के। सबसे पहले देखो, क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स 4,000। क्वेश्चन साइलेंट तो फाइव मेथड। भाई एक मेथड क्या था? प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 4, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। अदरवाइज दूसरा मेथड आपके पास क्या बन रहा था? 36,000, थाउजेंड है ना, माइनस 704 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। दोनों मेथड से जरा चेक करो आंसर। 19,104, दोनों मेथड से। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? ये करेंगे लेस, ये आ गई आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे ही आप लोग अपने, अच्छा अब पहले इसको कैलकुलेट कर लो। हाँ जी, इसका जरा मुझे आंसर बताओ, ये आंसर क्या आ रहा है? 308,215। ये बाकी स्टूडेंट भी मैच करेंगे। लास्ट वाला माइनस करना था। आपका क्या आ रहा है? क्या तहजीब क्या हो गए हैं?
Yes, 47105 200 ऐसे ही है। अच्छा, अब इसको लेस कर देना है अपने रेवेन्यू में से 10214448 ये क्या कहलाएगा? क्रॉस कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग में इसको प्रॉफिट नहीं कहना। अच्छा, इसमें से लेस करना है वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन को देखती हैं। हाँ जी, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट उसने इन टोटल हमें बता दी थी। ऑलराइट, और इसके अलावा क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं की, तो हम लोग इस सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट को फिक्स्ड कंसीडर कर लेते हैं फिर। ओके ओके, क्यों क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा कोई बात नहीं बताई, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी? इन्होंने क्या किया हुआ इसको फिक्स, क्यों कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इस वजह से हम इसको फिक्स कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा और आप लोगों के पास नेट कंट्रीब्यूशन की वैल्यू भी सेम। मेंशन नहीं है ना किस रेट पर कैसे, इस वजह से। नेट कंट्रीब्यूशन सेम 102144। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, या वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। अच्छा, अब प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट कितनी? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमेशा एक्चुअल ओवरहेड लिखे जाते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अप्लाइड और कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर अंडर और ओवर अप्लाइड के एडजस्ट, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ना तो बजटेड जाएंगे ना एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जाएंगे, हमेशा एक्चुअल ओवरहेड जाते हैं। तो हमारे पास 2020 के एक्चुअल ओवरहेड कितने हुए थे, ये हम लोगों ने वर्किंग कर ली थी 44540 800, ये जाएंगे 44, और ये है हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड 44540, और उस ये लेस हो जाएंगे, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट शामिल होती है, और वो 20,900 and the value is 36704 जी। और ये क्या कहलाएगा? ये नेट प्रॉफिट कहलाएगा, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा, जैसे ही आप ये वाला क्वेश्चन इस तरह कर लेना, अब आप जाया करें इसके सॉल्यूशन के पास, और यहां पर जाकर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको जाके देख लें 36704 36704 आंसर मैच, बस ये है चेक। फिर आपको ये घूमने की जरूरत नहीं, सर इस क्वेश्चन में उसने ये किया उस क्वेश्चन में ये किया, हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, आपका और इनका हमारा ये जो रूट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन मंजिल चेंज नहीं हो सकती।
ऑलराइट, अब यहां पर देखो उसने कंट्रीब्यूशन फाइंड की थी कितनी, 102,145। यहां पे देखियो 102,144 था, तो उसने उसको 5 कर दिया। मैंने टोटल अमाउंट ली हुई थी, वो अमाउंट में रुपये 1000 ले रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस इस चीज का चल रहा है, जस्ट राउंडिंग ऑफ। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन इज जी रिकॉन्सिलिएशन। अब अगर रिकॉन्सिलिएशन की हम बात करें, ये देखें रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। कौन से प्रॉफिट से स्टार्ट करना है? रिकॉन्सिलिएशन, हाँ जी, मार्जिनल से स्टार्ट करें। अच्छा सुने फिर, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट which is 36,704,000। अच्छा मैंने आपसे कहा कि क्योंकि ओपनिंग का ओईआर डिफरेंट था, ओपनिंग इन्वेंट्री का और क्लोजिंग इन्वेंट्री का ओईआर डिफरेंट है, तो आप चेंज इन इन्वेंट्री यूनिट्स आप नहीं ले सकते। अब आपने दो डिफरेंसेस लेने हैं, और वो दो डिफरेंसेस कौन से होंगे? डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक एंड डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट नहीं पता, अदरवाइज दोनों पता हो तो फिर तो इन वैल्यूज का पता चल सकता है कौन सी ऐड होगी कौन सी लेस होगी। ओके, फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट का पता नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, या आप इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा भाई, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूज में डिफरेंस, और वो कैसे? भाई देखो किसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा? लाजिम बात है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि उसमें फिक्स्ड ओवरहेड भी शामिल है। तो देखो एब्जॉर्प्शन का को प्रॉफिट जो ओपनिंग स्टॉक था उसकी वैल्यू क्या थी? 31,000। 31,000 यहां पर देखें, लेस, यहां पर हमने क्या चार्ज किया? 16,300। मतलब आप इसको अगर अमाउंट इन टोटल लिखें तो ये 16,000 क्या 300। हाँ जी, क्या वैल्यू आ रही है? 147। अब भी ये नहीं डिसाइड करना कि ये प्लस हो रहा है या माइनस, अब इसे डिफरेंस देखते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, भाई क्लोजिंग स्टॉक भी एब्जॉर्प्शन का ज्यादा है, तो आप जाओ एब्जॉर्प्शन के पास और एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक देखो, विच इज इक्वल टू 36 मिलियन। 36 मिलियन इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखें मार्जिनल का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 19,104,000। And the difference is 16,896,000। ये बात क्लियर हो गई। अब लाजिम बात है एब्जॉर्प्शन का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा है,
अगर एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, अच्छा इसके लिए वैसे ये भी हो सकता है, चलें इसको अभी इसी तरह देखें। अगर एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है तो मतलब उसका प्रॉफिट कम है। जिसकी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा और प्रॉफिट कम, तो यही बात मैंने कही। नहीं नहीं, पहले ओपनिंग की डिस्कशन हो रही है ना। ओपनिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन का ज्यादा, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा तो प्रॉफिट कम। किसका? तो मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं? तो फिर क्या करूं? इस डिफरेंस का, इस डिफरेंस का क्या करूं? लेस कर देंगे। ओके हो गई बात? लेस करेंगे। और अब क्लोजिंग के बारे में देखो। क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन का ज्यादा, अगर एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम और उसका प्रॉफिट ज्यादा। क्लियर? तो अगर ज्यादा तो ये ऐड कर देंगे। अब इसको जाके सॉल्व कर। 38,900,000 और जाके चेक कर लो 38,900, मैच कर। ऑलराइट। और अगर सपोज आपको ये दोनों प्रॉफिट्स गिवन हो, ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर लो, उसके बाद सॉल्व करके देख लेना कि इसको माइनस, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको माइनस, या दोनों को ऐड कर लो या दोनों को माइनस कर, चारों में से कोई एक सिचुएशन होगी, प्लस माइनस के साइन खुद लगा लेना फिर। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ओके हो गई बात? किसी को अब कोई प्रॉब्लम? और वैसे ऐसा हो भी सकता है कि अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन है और आपसे कहें मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट कैलकुलेट करो, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ विद रिकॉन्सिलिएशन, तब तो दोनों प्रॉफिट्स होंगे, तो दोनों लिख लो, जो डिफरेंस की वैल्यू है वो जाके अकाउंट फॉर कर लो। ऑल राइट है, वो लिख लो डिफरेंस इन इन्वेंट्रीज, जो प्लस माइनस हो रहा है वो कर दो। ओके। अच्छा, अब इस एग्जांपल में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या अच्छे तरीके से सॉल्व हो गई? तो ये 82% वाली स्टोरी भी आपको समझ आ गई और ये हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो गई। ऑल राइट, एग्जांपल नंबर 5। अच्छा, ये भी ना एग्जैक्ट एग्जांपल नंबर 4 से मिलती जुलती थी, लेकिन एग्जांपल नंबर 4 के अंदर आप लोगों के पास 2019 एंड 20, और यहां पर अगर आप लोग गौर करें ना तो 2014 ये तो है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर है तो इसका एक्चुअल डाटा मौजूद है, और 2015 की हम वर्किंग कर रहे हैं, तो 2015 की बजटेड स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। क्लियर? बजट स्टार्ट में बन जाता है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना बजट अनाउंस करती है जून के एंड पर जाकर, या जुलाई का बिल्कुल स्टार्ट होता है। अब अगर मैं कहूं कि 1 जुलाई 2025 को जो बजट वो अनाउंस कर रहे होंगे, क्या 25 का है? 26 का है। तो ये जो बजट बनाई जाती है ना, बजट स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2015, ये साल के स्टार्ट में बनाई जाती है। बजटेड स्टेटमेंट्स हमेशा स्टार्ट में बनती हैं, एक्चुअल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर जाकर बनती हैं। गॉट इट? हो जाते हो? ऐसा लगता है जैसे बजट बनाने की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। कहते हैं Sigma Limited is a manufacturer of product A. SL operates at a normal capacity of against its available annual capacity of, मतलब OAR की कैलकुलेशन में 45,000 यूज होगा, 50,000 ही यूज होगा, 50,000 का 90% विच इज इक्वल टू 45,000। क्लियर? मशीन और, अब ये भी पर यूनिट नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर्स लगते हैं, एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर्स लगते हैं। फिर देखें यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
The following summarized profit statements were extracted from SL's budget for the year ending 31st December 2015. अब 2015 के लिए बात करें तो भाई हमारा जो बजटेड स्टेटमेंट है ना, वो कहते हैं हम 46,000 नंबर ऑफ यूनिट सेल करेंगे, सामने सेलिंग प्राइस रेवेन्यू बता दिया और 2014 का एक्चुअल भी साथ साथ बता रहे हैं। फिर हमारे पास आ गया ओपनिंग, मतलब 14 और 15 को कंपेयर ऐसा नहीं कर सकते। 14 का एक्चुअल, 15 का बजटेड, नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे मुताबिक 600 होनी चाहिए। 4500 की हम प्रोडक्शन करेंगे। 4500 की प्रोडक्शन, कौन सी कैपेसिटी पर हम लोग काम कर रहे हैं? 45,000 मशीन ऑफ, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाएंगे? 4500। ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक यूनिट बनाने पे 10 मशीन और लग जानी है? मतलब अगर ना बताए तो यहां से कैलकुलेट करूंगा। ओके, जो बजट बना रहा है ना, वो अपने स्टैंडर्ड मशीन और के मुताबिक बना रहा होगा। वो कहता है 45,000 मशीन और यूज करूंगा और प्रोडक्शन कितनी करूंगा? 4500। तो मतलब एक यूनिट बनाने पे 10 मशीन और चलेगा। या तो आपको बता देगा, अदरवाइज हिडन इंफॉर्मेशन थी जो कैलकुलेट कर लेनी थी। ऑलराइट, अब देखो एक्टिव माइंड नहीं हो गए ना तो बच्चा ये कहता है सर वो तो क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं था। भाई आपको कोई ना कोई इंडिकेशन दी जाती है कि आप उसको कैलकुलेट कर लो ऑल्टरनेटिव वे में जाकर। राइट, फिर देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 500 और यूज क्या कर रहा था वो, मतलब फिक्स ओवरहेड को शामिल कर रहा है। डन। फिर क्या कहते हैं? अंडर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड, और यहां पे सेलिंग एंड एडमिन। देखो वही एक्चुअल डाटा जब बना रहे हो ना, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब आएगा। लेकिन जब बजट बना रहे हो तो जितना आपका बजटेड ओवरहेड है उसके मुताबिक जो OAR है आपने अप्लाइड भी उतना कर दिया है। तो अंडर या ओवर अप्लाइड नहीं आएगा बजट के अंदर, एक्चुअल में आ सकता है, बजट में ऐसा नहीं। ये बात आपको समझ आई? अच्छा नेक्स्ट देखो, कहते हैं अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एज फॉलोज, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। अब अगर यहां पे गौर करो ना तो उसने आपको बता दिया कि 30% फिक्स्ड है तो बाकी 70% वेरिएबल। डन। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस फिक्स है या वेरिएबल है, इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही रखना है। मार्जिनल को फर्क पड़ता है, तो मार्जिनल वाले इसका वेरिएबल पोर्शन अलग करेंगे और इसका फिक्स्ड पोर्शन अलग। गॉट इट? अच्छा फिर देखो, कहते हैं स्टैंडर्ड मशीन आवर्स 2014 10 एंड 15 10। ना बताता तो क्या पता चल नहीं गया था। डन। तो एक यूनिट बनाने पे 10 मशीन आवर्स लग रही हैं। अच्छा फिर यहां पर नेक्स्ट देखें, कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट 2000 एंड 22,500। अब ये जो आपको बताया ना प्रोडक्शन ओवरहेड रेट, ये बेसिकली OAR है, लेकिन ये पर मशीन और नहीं है। ये क्या है? अब जिस तरह हम पहले करते थे ना कि 700 मल्टीप्लाइड बाय 6 या 704 मल्टीप्लाइड बाय 6, आज आपने मल्टीप्लाइड बाय 10 नहीं करना, ये 10 से मल्टीप्लाई करके उसने बताया है। पर अगर पर मशीन और कैलकुलेट करना होता तो ये 200 एंड 225। क्लियर, डिवाइडेड बाय 10 ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, कहते हैं एस्टिमेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एट नॉर्मल कैपेसिटी 3.6 मिलियन एंड 4.05 मिलियन। तो 4.05 डिवाइडेड बाय 45, आंसर देखो क्या आ रहा है? 4050 डिवाइडेड बाय 45 जी 900। ये प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए, एस्टिमेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एट नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। फिर कहते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड, लेकिन 2014 के हैं और वो कितने हैं आपके पास? एक्चुअल मशीन और 44,000।
जबकि हमारा वैसे बजटेड कितना था 45,000। तो यही वजह थी कि अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गए थे 100 के इन 2014। क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, कहते हैं बजटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज एज फॉलोज। अब जैसे हम लोगों ने पहले वर्किंग की थी बिल्कुल वैसे ही हमारी वर्किंग चलेगी। अब देखो क्या सेल और कौन से ईयर के लिए 31 दिसंबर 2000। अच्छा अभी भी बनानी कौन सी है, अभी भी कौन सी बनानी है, एक्चुअल अभी भी नहीं बना सकते क्योंकि एक्चुअल डाटा ही नहीं बताया उसने। उन्हें हमें बताया ही नहीं है 2015 की एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, उसने हमें बताया ही नहीं है एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं। तो अभी भी बजटेड डाटा है, बजटेड के मुताबिक ही चलेंगे। लेकिन ऊपर उसने बना के हमें दी हुई थी कौन सी स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन, हमने उसको कन्वर्ट करना है इन मार्जिनल रेवेन्यू में कोई चेंज 56,580 56,580। ऑलराइट। अच्छा अब यहां पर देखो 2014 का क्लोजिंग, तो 15 का ये ओपनिंग बन चुका है। अब इसके अंदर 5400 के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई ना वो 2014 वाली आएगी। 2015 के ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट मौजूद है वो 2014 वाली है। अब जब हम लोगों ने इसकी इन्वेंट्री की वैल्यू को डिटरमिन करना होगा तो 5.4 मिलियन में से हम लोग माइनस कर देंगे उसका फिक्स्ड पोर्शन। और देखो वो वैल्यू कैसे आएगी, जैसे इससे पहले हम लोगों ने उसको सॉल्व किया हुआ था। इसने वर्किंग वन हमें करके दिखाई। वर्किंग वन अगर आप इसकी देखें तो टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये उसने बताए कितने, यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट 5400 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू 900। 900 में से 9 मिलियन बेसिकली बन जाएगा ना, 5.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू 9 मिलियन। इसमें से उसने कहा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस कर दो। और फिक्स के लिए अगर आप लोग गौर करें 2014 का हम लोग रेट फाइंड कर नहीं सकते। ये देखें एस्टिमेटेड 3.6 मिलियन एस्टिमेटेड डिवाइडेड बाय 4500, ओ सॉरी 45,000 नॉर्मल कैपेसिटी विच इज इक्वल टू, अब ये पर यूनिट कितना आ रहा है 80, सिंपल 80 80 क्या कर रहा है 800। अच्छा ये नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक चल रहा है ना, ठीक है। 80 मल्टीप्लाइड बाय 10 मशीन और हमारे पास आ जाएंगे पर मशीन और 80 और पर यूनिट 80 मल्टीप्लाइड बाय 10 800। ये बात समझ आ गई। तो आप लोग 9000 में से 800 माइनस कर तो वेरिएबल पोर्शन कितना आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने सॉल्व की थी। क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई है सब बच्चों को, क्लियर। चले 8200 मल्टीप्लाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 600 ओपनिंग इन्वेंटरी 492, राइट। अच्छा इसी तरह से आप लोगों ने देखना है एस्टिमेटेड 4050,000 डिवाइडेड बाय 4500 900। तो ये आपके पास फिक्स्ड पोर्शन 900 का आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है 45 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन की हम लोगों ने 4500 नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए, उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 44325। ये जरा डिवाइड करो पर यूनिट कितनी आ जाती है 9850। ये आपके पास बन रही है कॉस्ट पर यूनिट, उसमें से फिक्स पोर्शन 900 लेस कर दो तो वेरिएबल पोर्शन कितना आ जाएगा 8950 मल्टीप्लाइड बाय 4500 प्रोडक्शन कॉस्ट
ओके, और 8950 तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो इसी वैल्यू पर होगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 500। क्लियर? ये है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल प्रोडक्शन। सब नंबर ऑफ यूनिट्स तो यहीं से लेंगे। ऑलराइट, ये टोटल कॉस्ट है उनकी, उन्होंने टोटल कॉस्ट यहां से ना पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन कर। ये सेल्स को तो नहीं लेना, सेल्स नहीं लेना, ये वाली वैल्यूज लेनी है। अच्छा ये देखो 5400 डिवाइडेड बाय 600 कितना, ये बेसिकली आपके पास वैल्यू बन जाएगी 5.4 मिलियन है ये 9000 बन, तो मतलब एक यूनिट 9000 रुपीज का है अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बता रहा है। इसी तरह से प्रोडक्शन की बात करें ना, 325,000 डिवाइडेड बाय 4500, तो मेरा एक यूनिट बन रहा है 9850 का, एक यूनिट की कॉस्ट। तो क्लोजिंग का भी एक यूनिट 9850 पर है। डिवाइड करके देख लो, 4925,000 डिवाइडेड बाय 500, अदरवाइज प्रोडक्शन में से ही होगा ना क्लोजिंग स्टॉक, तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वही क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी। ओके हो गया। अच्छा अब ये है कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए तो ये सही थी, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए ठीक नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग ने क्या कहा कि भाई इसमें से ना फिक्स्ड कॉस्ट का जो पोर्शन है ना वो लेस कर दो। अब हमने ये देखना है कि इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन कितना है। देखिए भाई, प्रोडक्शन पे और क्लोजिंग पर करंट ईयर का ओएआर अप्लाई होगा क्या, और क्लोजिंग पर करंट ईयर का ओएआर अप्लाई होगा। लेकिन ओपनिंग तो पिछले साल से आ रहा है, प्रीवियस ईयर का ओएआर अप्लाई। तो जब मैं 2014 के पास गया, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड विच आर इक्वल टू 3.6 मिलियन, डिवाइड 3.6 मिलियन है ना गिवन है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 45,000 विच इज इक्वल टू, अब इसका जो ओ ए आर था ना वो 80 था, बात क्लियर? लेकिन ये 80 पर यूनिट नहीं था, पर मशीन और था। तो जब मैंने इसको पर यूनिट कैलकुलेट करना हो तो एक यूनिट पे कितने मशीन आर हैं क्वेश्चन में गिवन थे, तो मल्टीप्लाइड बाय 10। तो कितनी फिक्स्ड कॉस्ट शामिल है एक यूनिट पे, तो जाकर ओपनिंग में से 800 लेस कर, तो ओपनिंग का एक यूनिट कौन सी अमाउंट पर आएगा, 600 मल्टीप्लाइड बाय 80 to 100 एंड द वैल्यू इज, ये देखो 49,20,000। ओके हो गई बात? देखो भाई, अमाउंट राउंडिंग ऑफ से कैलकुलेशन सही ना हो रही हो, टोटल अमाउंट पे चले जाओ, आप ना करो इन थाउजेंड उसकी राउंडिंग ऑफ, अदरवाइज पर यूनिट में और टोटल में मसले कर रहे हो फिर। ये बात क्लियर? अब इसी तरह से आपने ओ आर कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2015। देखो एस्टिमेटेड गिवन है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी अभी भी 45,000 है, पर यूनिट आ रहा है 90 पर मशीन, और है ये पर यूनिट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, तो इसमें से 900 लेस कर दो, तो एक यूनिट बन रहा है 4500 मल्टीप्लाइड बाय 950। इसी तरह से 500 मल्टीप्लाइड बाय 8950। ओके, तो आपको ये वाली वैल्यूज मिल जाती, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई।
ये जैसे ही आपने रेवेन्यू में से माइनस की, ये आ गया ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। बात क्लियर? अब इसमें से वेरिएबल सेलिंग प्राइस लेस कर देनी है, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट लेस कर देनी है। तो उसने आपको बताया 2015 की टोटल कितनी है, 5250,000 मल्टीप्लाइड बाय 70%, विच इज इक्वल टू, ये इसमें से लेस कर दो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन या नेट कंट्रीब्यूशन आ जाए। बात क्लियर? अच्छा, फिर जब हम लोग गए तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में पहले आ रही है प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट हमने लिखनी है एफओएच जो एक्चुअल हुए। तो एक्चुअल क्या उसने मुझे बताए? नहीं, बजटेड बताए। तो स्टेटमेंट भी तो बजटेड है ना, एक्चुअल कहां से आ सकते हैं? एक्चुअल आ ही नहीं सकते 2015 के जब बजटेड स्टेटमेंट बन रही है। तो हमारी अजम्पशन क्या होती है, बजटेड इज इक्वल टू एक्चुअल। तो आपने यही ओवरहेड ही जाकर यहां पे रिकॉर्ड कर देनी है। और सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट का 30%, 5250 था ना वो, 5250,000 का 30% भी इधर चार्ज कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपका नेट प्रॉफिट 6560। क्लियर है सब बच्चों को? कोई डाउट? गुड। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस चैप्टर में आप लोगों को कोई मसला होगा। अब ये रिकॉन्सिलिएशन तो आप कर लोगे, इसमें तो इशू नहीं ना? चलें, शाबाश, गुड हो गया। अच्छा, ये भी बड़ा इजी सा मेथड है, वैसे डाटा पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे आपने ये मार्जिनल कॉस्टिंग ऑफ प्रॉफिट लिख लिया ना, उसके बाद देखो भाई ओपनिंग के नंबर ऑफ यूनिट्स में तो फर्क नहीं है ना, वैल्यू में फर्क है, नंबर ऑफ यूनिट्स में तो फर्क नहीं है ना। और दोनों में फर्क किस चीज का है? फिक्स्ड ओवरहेड। और फिक्स्ड ओवरहेड अगर हम लोग देखें, हमारे पास पर यूनिट ओपनिंग पे 800 के थे, क्लोजिंग पे, तो क्लोजिंग की इन्वेंट्री का लेवल 500, ओपनिंग की इन्वेंट्री का लेवल 600, 800 एंड 900 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। बात समझ आ गई? अच्छा, बाकी ये सारी वैल्यूज हो गई। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गई। एग्जाम्पल नंबर 6 में ऐसा कोई यार मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा था, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसको, कि भाई जरूरी नहीं होता जो प्रीवियस ईयर की हमारी कॉस्ट हो वेरिएबल इस साल भी वही रहे। देखिए भाई, मटेरियल की कॉस्ट चेंज हो सकती है, लेबर की वैल्यू चेंज हो सकती है पर यूनिट, के पहले हम कुछ और देते थे अब हमें ज्यादा पे करना पड़ता है। अच्छा, ज्यादा पे करने की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, कि जहां पर हमारी लेबर सपोज 10 मिनट में एक यूनिट बनाती थी, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं ना तुम्हारी सैलरी में 20% इंक्रीज करता हूं, आप मुझे एफिशिएंसी दिखाओ। उन्होंने 8 मिनट्स में एक यूनिट बनाना शुरू कर दिया। ऑलराइट, तो अब कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे होंगे, तो उस एफिशिएंसी को भी जरा अकाउंट फॉर करना है हम लोगों ने। तो यहां पर देखें जो डाटा गिवन है, XY Limited manufactures and sells a single product. The selling price and the cost for the year ended 31st December 2013 were as follows. Selling price 1600 है, डायरेक्ट मटेरियल 630 का है, डायरेक्ट लेबर 189 की है, प्रोडक्शन ओवरहेड 220 के हैं, उनमें से 40% फिक्स्ड है और बाकी हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 60% फिक्स्ड है, 40% वेरिएबल होंगे, टोटल 165 के। इससे पहले आप सिर्फ इतना डाटा होता था और आप सारी कॉस्टिंग करके दे देते थे। ऐसे ही था ना? और मार्जिनल कॉस्टिंग भी कर सकते हैं और आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कर सकते हैं इतने ही डाटा से। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक 4,000 3,000, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी विच इज 15,000 यूनिट्स। ऑलराइट, जबकि हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई, 12,000, मतलब अंडर एब्जॉर्ब आएगा, अंडर एब्जॉर्ब आएगा मेरे पास। फिर कहते हैं ओवरहेड्स कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट, ये वो न्यू पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 10%,
over the previous year and raw material and labor by 5%. तो मतलब ये वाली वैल्यूज नहीं, raw material and labor by 5% multiplied by 105% या 1.05, बात समझ आ गई ना, मल्टीप्लाइड बाय 1.05 और ओवरहेड के लिए 1.1, तो आपके पास मटेरियल की कॉस्ट क्या बन जाएगी जी, इंक्रीज करनी है, इंक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज हुई है ना 661.5 और 189 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, आप 600 क्यों बता रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, अच्छा ठीक है, ये करंट ईयर की है और ये आफ्टर इंक्रीज है, तो हमने ये देखना होगा कि प्रीवियस ओपनिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रीवियस ईयर में हमारे पास मटेरियल की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली खुद 105% है, तो इनको डिवाइडेड बाय 1.05, इसको भी डिवाइडेड बाय 1.05 एंड डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये ओपनिंग मेरे पास मटेरियल की वैल्यू थी 600, 180 एंड ये प्रीवियस ईयर ये वैल्यूज थी, ड्यूरिंग द ईयर ये चेंज हो चुकी थी और इतने इतने परसेंट से चेंज, क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर कॉस्टिंग इट्स इन्वेंटरी, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा भाई, बड़ी आसानी से हो सकता था ये काम, जैसा कि उसने आपको बता दिए ओपनिंग स्टॉक कितना 4000, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड टोटल 16000 माइनस is equal to 13,000 number of units sold during the period. 13,000 multiplied by 1600, 20800,000, ये रेवेन्यू, यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग, यहां पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर देते हैं, रेवेन्यू 20800,000। अच्छा भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग में यहां पर आ जाएगी मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, बेसिकली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना, जो ड्यूरिंग द पीरियड यूनिट प्रोड्यूस किए उसकी कॉस्ट, जबकि रेवेन्यू में से लेस की जाती है कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल कौन से वाली, सिर्फ वेरिएबल, तो लिखा जाता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, जबकि एब्जॉर्प्शन के लिए लिखोगे कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि उसमें टोटल आ रही होती, मार्जिनल में भी कॉस्ट ऑफ सेल है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग आ रही है ना। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग को एंड पे डील करो, सिर्फ प्रोडक्शन को ऊपर डील करो, तो फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखो। ऑल राइट, तो ये ना स्टेटमेंट लिखनी क्या है उसका ख्याल रखा करें। अच्छा, अब देखें, मैं यहां पे लिख दूंगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, तो उसके लिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट 4000, फिर आ जाएगी प्रोडक्शन 12,000, फिर आ जाएंगे लेस करने। ओके, किसी को डाउट? अच्छा, अब बात आती है इनकी वैल्यू की, ये 3000 वैल्यू की मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं कौन सी कॉस्टिंग कर रहा हूं, मार्जिनल के लिए मैंने ये देखें 600 प्लस 180 और प्लस 200 का 60%, 120, क्या मेरी बात समझ आई? 600 प्लस 180 ये तो कंफर्म है, लेकिन यहां से वेरिएबल पोर्शन सिर्फ 200 का 60%, 120, तो ये कॉस्ट क्या बनेगी 900, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 900,
36 मिलियन है, 3.6 मिलियन। किसी को डाउट? लेकिन जब जाएंगे ना 12,000 के लिए, तो 12,000 के लिए 630 प्लस 189 प्लस 220 का 60%। क्या? नहीं नहीं, टोटल 630 प्लस 189 प्लस 220 मल्टीप्लाइड बाय 60% पर यूनिट कॉस्ट 9। क्या आप लोगों को ये सारी बात समझ आ गई है? जब देखो पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर लिया करो, पर यूनिट कॉस्ट में जाके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, तो एक यूनिट बन रहा है 951 का, यहां पर आकर प्रोडक्शन को 951 से मल्टीप्लाई, मतलब यहां पर डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग से लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गई बात? द वैल्यू इज 1141 3 जीरो लगाऊं? डबल जीरो बोल रही थी। 3000 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग इसी में से होगा, प्रोडक्शन में से ही 951 2853,000। अब कॉस्ट ऑफ सेल यहां से डिटरमिन कर लो। देखो आप तब तक सक्सेसफुल हो जब तक बुक का सोल्यूशन नहीं देखते, तब तक आप सक्सेसफुल हो बिल्कुल। लेकिन आप जैसे ये एक एक बात पे सोल्यूशन देखना शुरू कर देते हो ना, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते, आप कहते हो आपको कॉस्ट आती ही नहीं है। अब यहां पे वैल्यू बताओ, 1215। अब इसको लेस कर दो 208,000 में से, ये है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस कर दो 165 मल्टीप्लाइड बाय 40% करो, एंड मल्टीप्लाइड बाय 13,000। शाबाश, गुड। अब ये है मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसका नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से ताल्लुक है। और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने थे? 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 165 का 40%, ये आएगी आपके पास। हाँ जी, 858, ये लेस कर दो, क्या चीज आ गई? नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, विच इज इक्वल टू लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट 220,000 का 40%, 220,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, और ये था पर यूनिट। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हुए? 12,000। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 12,000 करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट है तो इसका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, सेलिंग एक्सपेंस है तो इनका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से है। यहां पर बच्चा अक्सर कंफ्यूजन, गलती कर रहा होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो अब क्या, 165 मल्टीप्लाइड बाय, पहले फिक्स कॉस्ट लिख रहा हूं मैं, चले पहले फिक्स कॉस्ट लिख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी? 220 मल्टीप्लाइड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय 12,000, 1,056,000 को 100 क्यों बोल रही हो? दिमाग की दही बनाई जा रही है। 165 मल्टीप्लाइड बाय 60% मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड,
15,000 है ना ऊपर 12,000 नहीं है इसने सवाल में बताया हुआ वो बुलेट नंबर 3 कुछ और पोस्ट फॉर्मूला के साथ नाम अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो ना, ये हमारे पास पर यूनिट जो आ रहा है ना वो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुताबिक आ रहा है। अगर मैं 12,000 के मुताबिक जाऊंगा तो मुझे अंडर आर ओवर एब्जॉर्प्शन फेस करनी पड़ जाएगी। जबकि मैं कर रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम लोगों ने अपने टोटल ओवरहेड लिखने होते हैं, अपने फिक्स्ड ओवरहेड इन टोटल एक्चुअल। तो वो कैसे आए होंगे, वह यहां पर आप देखो नॉर्मल कैपेसिटी हमारे पास कितनी थी, तो यहां पर 15, मैं 12,000 अगर कर देता हूं ना तो फिर वो अंडर एब्जॉर्ब्ड रह जाएंगे। 12,000 करूंगा लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिर अंडर एब्जॉर्ब वाला पॉइंट लेकर आऊंगा। ओके, यहां पर एक्चुअल करने हैं तो 15,000 के मुताबिक मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइए 15,000 के मुताबिक वैल्यू क्या है, 1320, और नीचे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 1287। अच्छा ये दोनों वैल्यूज इसमें से लेस कर दो, तो नेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज 5176,000। अब जब इतना काम कर लो तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, 5176,000, और दिल गार्डन गार्डन हो गया। सच्ची बात है कि यार आपकी वर्किंग बिल्कुल सही चल रही है, आपको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आता है, इस तरह से कॉन्फिडेंस मिलता है। क्लियर? अच्छा फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अब बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करना है, रेवेन्यू आ गया हमारे पास, और हम लोग यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग 4,000, प्रोडक्शन 12,000, क्लोजिंग 3,000, मतलब वो साथ में आपने लिखना है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग। अच्छा कैसे आएंगे, अच्छा ये बड़ा इजी सा मेथड है। ये ओपनिंग के लिए 600, 180 एंड 200 इन टोटल, 200 इन टोटल, टोटल 980, और यहां से क्लोजिंग और प्रोडक्शन के लिए 630 प्लस 189 प्लस 220, हाँ जी, ओपनिंग कितना बनेगा 3920, हाँ जी 12468 एंड 3,117,000 कॉस्ट ऑफ सेल। 1,327,1,000 कॉस्ट ऑफ सेल है, लेकिन ये जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं फाइंड करना, इधर आएगा अंडर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तो अंडर एब्जॉर्ब इसमें ऐड हो जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में, कितने, देखो भाई हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, कहां लिखा हुआ था ये, थर्ड पॉइंट्स में, ये हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को भी चार्ज किया, तो 3,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ओएआर कितना है, कितना 88, 220 का ओ ए आर जो फाइंड किया जाता है ना वो वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर नहीं होता, वो फिक्स्ड के ऊपर होता है। तो आपने 220 नहीं ले लेना, 220 का 40%, 88 आपका ओ ए आर है, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ऑलराइट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 264 था। ये अब इन दोनों को जरा ऐड करो, 5,3,5,000। अब रेवेन्यू में से लेस कर दो इसको, 7,265, और इसमें से लेस कर दो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 165 मल्टीप्लाइड बाय 13,000।
1 4 5 वैल्यू 5 1 2 0 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, ये रही 5120,000। ऑल राइट। अच्छा, कोई भी टॉपिक होगा ना तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल अगर आप लोग 1 2 3 करेंगे ना, वहां पे मिस्टेक किया करें, होंगी भी सही, पॉइंट ज्यादा क्लियर नहीं होते। लेकिन ये जो एंड वाली एग्जांपल होती है ना, ये बेसिकली आपके उस टॉपिक में परफेक्शन लाने के लिए होती है, कि आपको ना एंड वाली एग्जांपल खुद से सॉल्व करो। वहां पर आप कोशिश करो, आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप उसको खुद से सॉल्व कर रहे हो, तो मतलब ऐसा कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो। अब आपने एक तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को बहुत अच्छे तरीके से आज ही कंप्लीट कर लेना, कुछ इस अंदाज से। मेरा नहीं ख्याल कि आपको वैसे आप कोई मुश्किल हो रही है, मतलब आज ऐसे समझें जैसे आपकी बेहतरीन रिवीजन हो गई है कि बेसिकली मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है क्या, कैसा नहीं है। तो आपने खुद भी जाके जरा इसको देखना है। नेक्स्ट वाली एग्जांपल 7 एंड 8 बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी, ऐसा कोई इशू नहीं है, आपने खुद से सॉल्व करनी है। बस आप ऐसे समझे जैसे एग्जांपल 7 एंड 8 आपका टेस्ट है और आप इसको बैठ जाए सॉल्व करने के लिए, और एंड पे जाकर आपने उसको सिर्फ खुद से चेक कर लेना है कि भाई आपका रिजल्ट क्या। किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा आके। देखो भाई, बुक में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, ओके, तो आपने उस बारे में नहीं परेशान होना। अब देखो, कोई अगर सपोज आपका आंसर मैच नहीं किया एंड के साथ, अब लाजिम बात है ऊपर देखोगे कि भाई पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन सा है, तो आपको वो नजर आएगा। फिर आप उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में भी सोचोगे कि भाई ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, वो गलत है या मैं गलत हूं। आप आज उस लेवल पे बैठे हुए हैं कि आप मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर सकें कि आपसे गलती हुई है या इनसे गलती हुई है। और ऐसा कोई पॉइंट आता है, आपने कल जरूर डिस्कस करना है मेरे साथ कि सर इस चीज में ये वाला इशू मौजूद था, हमने ये किया और इस तरह से हो रहा है, तो ये डिस्कशन जरूर आके किया करें। ओके, इसका सोल्यूशन गलत है, इसमें मिस्टेक्स हैं, कौन से पॉइंट पर, लास्ट के 6 मंथ्स में मिस्टेक है, किस चीज में। हाँ, ये देखें, अच्छा वो खुद भी कर रहा है, ये देखो 7,000 इंटू 3 तो 21,000 आता है, और इसने क्या किया हुआ है, तो देखो यहीं पे एरर आ गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है वैल्यू में गलती होती है लेकिन एंड रिजल्ट पे नहीं होती, मतलब उसके टोटल ठीक होता है, वैल्यू गलत होती है ऊपर, तो वो आप लोगों ने जरूर आइडेंटिफाई कर लेनी है। अब ऐसा ना हो कि आप बैठ जाएं कि नहीं मैंने तो 14 ही लेकर आना है, भाई उससे गलती हुई है, आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। क्लियर। तो आपका हर सोल्यूशन भी बुक वाला ठीक नहीं है, तो ये ना हो कि आप इसको देखकर परेशान हो जाए सर आंसर नहीं मैच हुआ, तो उसको ना जरा आइडेंटिफाई भी क्या करें भाई, कहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारे पास। क्लियर। आई होप कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तक आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे तरीके से तैयार है। अच्छा, अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, लाजिम बात है आपने मेरे साथ साथ चलना है, लेकिन भाई फिर से मैं ये बात बार बार आपसे करता हूं कि भाई पढ़ना आप लोगों ने है, मेहनत भी आप लोगों ने करनी है, पेपर भी आप लोगों ने जाकर देना है, और आपकी सक्सेस आपके नाम है। पास कर लोगे तो अगले सब्जेक्ट जाके पढ़ना शुरू कर दोगे, एमएफए का पेपर अगली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह दे रहे होगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता है ना, इसका नुकसान किसका होना है, आप लोगों का होना। टीचर्स जितने भी मौजूद है ना, इंक्लूडिंग मी, हम तो अगली अटेम्प्ट में दोबारा कॉस्ट बढ़ाना शुरू कर देंगे। आप पढ़ना पसंद करेंगे तो भाई आपको आपको कुछ सोचना चाहिए। ये इस तरह से नहीं होता कि हमारे जनाब सिलेबस एंड होंगे तो हम पढ़ना शुरू करें, ये ना लेम एक्सक्यूजेस हैं। जो बंदा नहीं पढ़ना चाहता ना, उसके लिए हजारों बहाने हैं कि सर इतने बजे तक मेरी क्लासेस हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं तो पढ़ने। और जिसने पढ़ना है ना, वो रातों को भी बैठ के पढ़ेगा, क्योंकि उसे एहसास है नहीं भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये आपको बाहर से ना मिले, या आपके अपने अंदर से पैदा हो। टाइम की बेस्ट यूटिलाइजेशन ये आपका काम है। अब आप में इतनी समझदारी जरूर मौजूद है कि आपने अपने टाइम को बेस्ट वे में किस तरह से यूटिलाइज करना है। जो टाइम अवेलेबल है मैं उसको कैसे जाके यूटिलाइज करूं। कहने को आप मोबाइल 3-3 घंटे यूज कर लेते हो, आपको जरा भी फिक्र नहीं होती,
लेकिन अगर लेक्चर आधा घंटा ज्यादा हो जाए या 2-4 दिन ज्यादा हो जाए, आप हमें ताने देना शुरू कर देते हो, फिर हम आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अब भाई ये भी तो आपके फायदे के लिए चीजें चल रही हैं। फिर या तो यह है कि हम लोग सिलेबस की दौड़ लगा लें, ताकि बराए नाम मैं आपसे ये कह सकूं कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या ये है कि यार मैं जरा साथ साथ आपको लेके चलता रहूं, कि जितना कोई बात नहीं, अगर हमारा 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाएं, हमें ये पता हो कि यार पढ़ा हमने अच्छे से है, चीजें आती हैं हम। तो ये ना डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हर पर्सन की होती है। स्टूडेंट में से भी कुछ ऐसे बैठे हुए होते हैं जो हमारी फेवर में होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें पसंद नहीं कर रहे होते, जो कहते हैं भाई हमारा भी बेड़ा गर्क करो, साथ में हमारे साथ साथ दूसरों का भी बेड़ा गर्क करो, बस हमें आजादी दो एक मर्तबा, हमें ये कह दो कि भाई सिलेबस एंड है और हम लोग घरों को बैठे। भाई आपका नुकसान हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। और यहां पर अगर आप लोग देखो, अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो क्या आपके तमाम चैप्टर्स कंप्लीट हो नहीं रहे? हम क्लास में बैठे हुए क्या अपना वक्त जाय कर रहे होते हैं? क्या हमारा फोकस भी तो उसी स्टडी पर है? आपने बाद में भी तो यही स्टडी करनी, तो हम लोग क्या अपनी कॉस्ट को साथ लेके चल रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि जैसे ही मैं अपना लास्ट चैप्टर एंड करूंगा आपको सारी कॉस्ट आती होगी? तो फिर टेंशन किस बात की है? फिर तो टेंशन लेना बनता ही नहीं है। जब आपके तमाम चैप्टर्स मेरे साथ साथ कंप्लीट हो रहे हैं, घर जाके आप हल्की सी रिवीजन का टेस्ट देते हो और आपको पता चल जाता है कि भाई ये चैप्टर तो बिल्कुल ऐसे था। तो अब मैंने लाजिम बात है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने हैं, लेकिन आज से ना आपने अपना प्लान बना लेना है और फर्स्ट चैप्टर से ना थोड़ी थोड़ी रिवीजन स्टार्ट कर लेनी है। मतलब देखो डेली बेसिस पे एक चैप्टर अभी आपसे नहीं होगा, करो भी नहीं, लेकिन आप आधा चैप्टर कर सकते हो। बस जिस लेवल पे आज आप बैठे हो ना, उस लेवल पे ना आप आधा चैप्टर सिर्फ डेली बेसिस पर सिर्फ गो थ्रू करोगे ना, आपको चीजें सारी क्लियर हो जानी है। मतलब जस्ट गो थ्रू करना है, आपने उसके ऊपर मैक्सिमम अगर टाइम भी लगाना है ना, मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगा। मतलब डेली बेसिस पे ना आपने 1 घंटा कॉस्ट अकाउंटिंग को देना है। यकीन करें, एग्जाम तो दूर की बात है, मॉक एग्जाम से पहले आपकी कॉस्ट तैयार हो। सिर्फ आपने 1 घंटा देना है और टाइम लगा के 1 घंटा देना है उसको। सेम केस विद FAR 1, जो बच्चे FAR 1 पढ़ रहे हैं उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही। देखिए भाई, जिन टीचर्स के लाजिम बात है यार, अभी किसी का भी सिलेबस ऐसा नहीं खत्म हुआ, अभी बड़े दिन पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन भाई आपने क्या करना है कि क्लासेस के साथ साथ जरूर चलें। अब ऐसा ना हो कि रिवीजन की वजह से करंट क्लासेस छोड़ दें, ऐसा नहीं है, इसको भी साथ साथ लेके चलें। लेकिन आप ये डिसाइड कर लें कि भाई आपके 2 सब्जेक्ट हैं, 3 हैं, 4 हैं, डेली बेसिस पे ना 2 से ढाई घंटे रिवीजन के लिए रखें। मतलब अगर 3 सब्जेक्ट है ना, 2.5 आवर मेरे ख्याल से मोर देन एनफ है, कि वो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास आए कि अब मैं एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा हूं, और उसमें से 40 to 45 मिनट्स ईच सब्जेक्ट आपने रिवीजन को देने हैं। अब जैसे कोई इजी सब्जेक्ट है तो मेरे ख्याल से उसके लिए तो 40 से 45 मिनट भी बहुत हो जाते हैं। जी कहीं पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आप कही है तो कोई बात नहीं, उसको 50 से 60 मिनट आप दे दें, और बाकी टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपना रेगुलर काम करना है। ये वो मंथ है जिसमें यार सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। अगर आज आप सोशल मीडिया से दूर होकर अपनी स्टडी पे फोकस करोगे ना, ये सारे दोस्त जिनका आपको डर होता है ना कि शायद आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये आपके साथ और कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल पर्सन है। और अगर आप आज इनको नहीं छोड़ोगे ना, और आप ये कहोगे कि यार मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे, कल को यही आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप फेलियर में हो और वह फेलियर को पसंद नहीं करते। जिंदगी आपकी है, गुजारनी आप लोगों ने है, लेकिन लाइफ के जीने का थोड़ा अंदाज अपना बदलो। कहीं नहीं जाते ये लोग, जिन्होंने आपके साथ रहना है ना, उन्हें पता है कि यार आपकी क्या क्या मजबूरी है और आप कितना टाइम दे सकते। और जिन्होंने आपको छोड़ के जाना है ना, उसने कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना है, और वो छोटे से बहाने से भी आपको छोड़ के जाने के लिए रेडी है। वो भी सोच रहा हो आपको छोड़ के जाने का, और आप उसको फुटबॉल की तरह किक मार दो कि भाई टाइम से जा, जाना तो तूने वैसे ही है, तो मेरी जिंदगी का एक और हफ्ता जाय क्यों कर रहे हो? टाइम से निकलो। बिलीव मी,
ऐसे लोगों को जल्दी से अपनी जिंदगी से निकाल दो। ऑलराइट, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता चले मुझे ही निकाल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।